दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो पावर सिस्टम से लिया हुआ है और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ वेरियस पावर प्लांट्स। ओके, तो इसमें आज हमको डिस्कस करना है कि हम लोग जो पावर प्लांट्स देख रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, इन सारे पावर प्लांट्स के बारे में आज डिस्कस करना है। तो इस क्लास में बेसिकली हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है वो थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोगों ने लिया है। सो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। स्टीम पावर प्लांट जो है उसको हम थर्मल पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे बोला जाएगा थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है बेसिकली? थर्मल पावर प्लांट में बेसिकली आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए वहाँ पर हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ कंबशन। और किसका कंबशन करना है अपने को? कोल कंबशन के थ्रू क्या करोगे आप? वाटर को गर्म करोगे, पानी को गर्म करोगे और वहाँ से आपको स्टीम मिलेगी, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। और यही हीट एनर्जी आपको एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके देगा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे थर्मल पावर प्लांट को ये भी कह सकते हैं कि स्टीम पावर स्टेशन। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? पानी को गर्म करके उसको स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये स्टीम पावर प्लांट या ये थर्मल पावर प्लांट को किन जगह में इंस्टॉल करना चाहिए। तो किन जगह में इंस्टॉल करना चाहिए उसमें पहला पॉइंट है नियरनेस टू द लोड सेंटर। नियरनेस टू लोड सेंटर में हमको ये देखना है कि ये जो पावर प्लांट है जिसको आप सेटअप करना चाह रहे हो ऐसी जगह पर सेटअप करना चाहिए जहाँ से लोड सेंटर जो है वो बहुत ही नियरेस्ट हो। लोड सेंटर अगर नियरेस्ट होगा तो इसमें से देखने के लिए ये मिलेगा कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, हमारा जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो उसको क्या कर देगा? सबसे ज़्यादा मिनिमाइज कर देगा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है अपने को वो क्या मिलेगा? मिनिमाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, या रिड्यूस हो जाएगा। तो मिनिमाइज कर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है, पूरे जो स्टीम पावर प्लांट का जो सेटअप करेंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल कॉस्ट। और हमारा मेन एम जो है कि इस कैपिटल कॉस्ट को आप कैसे भी करके क्या करो? रिड्यूस करो। ठीक है, आपको कैपिटल कॉस्ट क्या करना है? रिड्यूस करना है। ठीक है, तो पहला लैंड लोकेशन मतलब लोड सेंटर के नियरेस्ट हम इसको क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे। इस पूरे पावर प्लांट को ऐसी जगह सेटअप करेंगे ताकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारा क्या हो सके? मिनिमाइज हो सके। जो सेकंड पॉइंट हम लोगों ने लिया है वो सप्लाई ऑफ वाटर। सप्लाई ऑफ वाटर कहने का मतलब ऐसा है कि आपको इस पावर स्टेशन को ऐसी जगह सेटअप करना है जहाँ पर आपको वाटर की अवेलेबिलिटी बड़ी ईजी हो सके, क्योंकि इसमें इस सिस्टम में लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इस पावर प्लांट को ऐसी जगह सेटअप करेंगे जहाँ पर आपका लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ईजिली अवेलेबल हो सके। तीसरा है यहाँ पर, तीसरा पॉइंट हमने लिया है अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, क्योंकि पूरा जो ये सिस्टम है वो कोल के कंबशन के थ्रू ही चलेगा। तो देख लेते हैं कि किस टाइप के कोल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। कोल हमारे पास जो अवेलेबल है, सबसे पहला कोल है हमारे पास एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट। दूसरा कोल हमारे पास जो अवेलेबल है, कोल का जो टाइप है, क्वालिटी है, उसके पास उसके हिसाब से इसको क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है, तो बिटुमिनस। ठीक है, तीसरा जो हम लोगों को मिलेगा वो है लिग्नाइट। और चौथा जो है वो हमारे पास है पीट कोल। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि हर एक कोल के टाइप में कितने कितने कार्बन कंटेंट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना इजीली ये कंबस्ट हो जाएगा और उतने ज़्यादा देर तक कंबशन प्रोसेस चल सकेगा। ठीक है, तो एंथ्रासाइट में जो कार्बन कंटेंट है वो हमारे पास है 85% है। ठीक है, ये 85% अराउंड कार्बन कंटेंट है इसमें। बिटुमिनस में बेसिकली हमारे पास जो कार्बन कंटेनिंग परसेंटेज है वो 60% टू 80% होगा। लिग्नाइट में 80%, लिग्नाइट में है 40% और पीट के पास है लेस देन 40%। ये सबसे वर्स्ट क्वालिटी ऑफ कोल है। बेसिकली इंडिया में जो मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं पावर प्लांट्स के लिए, जिन कोल की ज़रूरत होती है वो है बिटुमिनस। हम लोग सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो यूज्ड होता है, मैक्सिमम कोल यूज्ड इन इंडिया, कोल यूज्ड इन इंडिया वो है बिटुमिनस कॉइल, जिसमें कैलोरीफिक वैल्यू या कार्बन कंटेंट की जो वैल्यू है वो है 60 to 80%। ठीक है, 60 to 80%। ठीक, अब
देख लेते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एट रीजनेबल प्राइस। आपको जो एम मिला है वो है कैपिटल कॉस्ट रिड्यूस होना चाहिए। तो कैपिटल कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि आपके पास जो लैंड की जो प्रॉपर्टी है या लैंड की जो कॉस्ट है वो क्या हो सके, चीपेस्ट हो सके। ठीक है, चीपेस्ट हो सके। तो ये क्या करेगा, हमारे कैपिटल कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। जो फिफ्थ पॉइंट है टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। कहने का मतलब लैंड की प्रॉपर्टी कैसी है, किस टाइप का है। तो स्टीम पावर प्लांट को हम लोग जो इंस्टॉल करेंगे, जो सेटअप करेंगे, उस लैंड का रिक्वायरमेंट ये है कि वो जो लैंड है शुड नॉट रॉकी और मार्शी। ठीक है, रॉकी और मार्शी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इसलिए क्योंकि आप कोल माइंस के थ्रू क्या करोगे, कोल को सप्लाई करोगे टू द जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, तो जनरेटिंग स्टेशन तक पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बड़े ही अच्छे तरीके से देनी पड़ेगी। दैट मीन्स हम लोग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी किस वे में देखेंगे, एक तो आपका हो गया रेलवे, ठीक है, और एक हो गया रोडवेज से। तो आप ऐसे जगह इस प्लान को इंस्टॉल करो जहां पर ये दोनों फैसिलिटीज क्या हो सके, इजीली अवेलेबल हो सके। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो कोल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रोडवेज और रेलवेज के थ्रू ही होता है, तो इसमें भी रोडवेज सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर मतलब जहाँ पर आप जिस लैंड लोकेशन में आप इस पूरे पावर प्लांट को सेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप ऐसे जगह पे प्लानिंग करिए जहाँ पर लेबर्स की अवेलेबिलिटी ईजी हो सके। ठीक है, एट्थ पॉइंट जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम पॉल्यूटेड एरिया। तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉल्यूटेड एरिया कहने का मतलब है आपको स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट का सेटअप ऐसा होता है कि जहाँ पर आपको फ्रेश एयर की भी रिक्वायरमेंट होती है ताकि कंबशन प्रोसेस ईजिली हो सके। तो कंबशन प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए आपको फ्रेश एयर की जो रिक्वायरमेंट है वो है कि अच्छी क्वालिटी का एयर होना चाहिए। तो हमको ये देखना चाहिए कि स्टीम पावर प्लांट ऐसे जगह सेटअप हो जहाँ पर का एरिया जो है वो ज़्यादा पॉल्यूटेड ना हो। ठीक है, तो ये सारे रिक्वायरमेंट को हमको बहुत ही बारीकी से हमको क्या करना रहता है, ऑब्जर्व करना रहता है। और इन सब का जो मेन एम रहता है वो ऐसे मेन एम रहते हैं कि जिसमें आपको प्रोडक्शन भी गुड क्वालिटी हो सके, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जनरेशन है वो भी अच्छी हो सके, और अच्छी एनर्जी के प्रोडक्शन देने के साथ साथ उसको क्या करना है, अपना कैपिटल कॉस्ट भी मिनिमाइज करना है। तो ये सारे प्रॉस्पेक्ट्स पर अपने को अच्छे से ध्यान से सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे कि ये पूरा प्रोसेस कैसे फॉलो होता है, ये पूरा प्रोसेस कैसे फॉलो होगा। तो फॉलो करने के लिए सबसे ज़रूरी जो मतलब ज़रूरी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है वो है कोल। अब कोल को आप क्या करोगे, कोल को आप कंबशन प्रोसेस के लिए ले रहे हो, तो कोल को कंबशन प्रोसेस के लिए लोगे तो उसको आप भेजोगे बॉयलर एंड में। बॉयलर एंड में आपका वाटर भी अवेलेबल होगा और कोल भी अवेलेबल होगा। तो बॉयलर में आपका बेसिकली कोल कंबशन प्रोसेस होगा, कोल का बर्निंग होगा, और कोल के बर्निंग के थ्रू क्या होगा, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा। ये स्टीम आपको भेजना है सुपर हीटर में। सुपर हीटर क्या करेगा, मॉइस्चर स्टीम को आपको ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करके देगा, और ये ड्राई स्टीम आप या प्रेशर भी इंक्रीज होगा, यहाँ पर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो ये जो प्रेशर जो ड्राई स्टीम आपको भेजना है वो कहाँ पर भेजना है, टरबाइन पर। टरबाइन फैन लगे होते हैं, और ये इसी प्रेशर के थ्रू वहाँ पर क्या होगा, टरबाइन पर भी फोर्स क्रिएट होगा। उस फोर्स के थ्रू टरबाइन का जो फैन है वो रिवॉल्व होना शुरू होगा, घूमना शुरू होगा। अब इस टरबाइन फैन के घूमने के साथ साथ इस टरबाइन फैन को हम लोगों ने कनेक्ट किया है किधर, शाफ्ट के थ्रू जनरेटर एंड से इसको कनेक्ट कर दिया है। अगर टरबाइन फैन घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा तो जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कोल हैंडलिंग यूनिट से। ठीक है, कोल हैंडलिंग यूनिट में आपको क्या है, कोल डिलीवर किया जाएगा। बेसिकली कोल डिलीवर किया जाएगा। तो ये कोल डिलीवर होगा कहाँ से, ये कोल डिलीवर होगा आपको कोल्ड स्टोरेज यूनिट से। कोल्ड स्टोरेज यूनिट से। अब कोल्ड स्टोरेज यूनिट की रिक्वायरमेंट क्यों है,
क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कोल माइन से इन सारे कोल्स को आप ट्रांसपोर्ट करके अपने जनरेटिंग स्टेशन तक ला रहे हो, अपने पावर प्लांट्स तक ला रहे हो। तो सपोज कई बार ऐसा होता है कि कोई स्ट्राइक हो गया, कहने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में कुछ दिक्कतें आ गई, तो उसके लिए हमको पहले से प्रिपेयर रहना है। ठीक है, कोल की अवेलेबिलिटी ऑल टाइम हो सके, इसलिए हम लोगों ने क्या बनाया है, इसलिए हम लोगों ने ये कोल्ड स्टोरेज यूनिट बनाया है जहां पर कोल की अवेलेबिलिटी ऑलवेज हो सके। ठीक है, अब इस कोल्ड स्टोरेज से हम लोगों ने क्या किया, कोल हैंडलिंग यूनिट में कोल डिलीवर किया। कोल डिलीवर करने के बाद हमने इसको भेज दिया कहाँ पर, बॉयलर पर। लेकिन बॉयलर में भेजने से पहले इस कोल में जो कोल अवेलेबल है उसको हम लोग करेंगे पल्वराइज्ड, उसको हम लोग करेंगे क्या, पल्वराइज्ड। ठीक है, तो पल्वराइज्ड बेसिकली क्यों कर रहे हैं, पल्वराइज्ड हम लोग इसको क्यों कर रहे हैं, सॉरी ये पल्वराइज्ड इसलिए कर रहे हैं, पल्वराइज्ड प्रोसेस में होता क्या है एक्चुअली, पल्वराइज्ड प्रोसेस में कोल के जो बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है, ताकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो सके, बट सके। और यहाँ पर बॉयलर में जो एक्सपोजर होता है, ठीक है, बॉयलर में जो एक्सपोजर सरफेस होगा वहाँ पर ये पूरे एक्सपोजर सरफेस में आराम से पूरे अच्छे से फैला के अपन क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा अपन क्या करेंगे, पूरे एक्सपोजर सरफेस पे ये जो पल्वराइज्ड जो कोल है वो हम लोग ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, कंबशन प्रोसेस बड़ा ही ईजिली हो जाएगा। ठीक है, कंबशन प्रोसेस ईजी होगा, इसलिए हम लोगों ने ये पल्वराइज्ड कोल का यूज़ किया है। तो कोल हैंडलिंग में बेसिकली क्या होगा, पल्वराइजेशन ऑफ कोल होगा, ताकि वहाँ पर बड़े बड़े जो कोल के टुकड़े हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए। अब ये जो पल्वराइज्ड कोल है वो किसको जाएगा, वो जाएगा आपको बॉयलर को। ठीक है, बॉयलर में यहाँ पर वाटर अवेलेबल है जो स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए रेडी है, बट आप स्टीम में कैसे कन्वर्ट करोगे, यही पल्वराइज्ड कोल को आप यहाँ पर क्या करोगे, देखोगे, जिस कोल का हम लोग बर्निंग देखेंगे। ठीक है, कोल यहाँ पर बर्न करेगा, बेसिकली इस बर्न प्रोसेस को अपन बोलेंगे कंबशन ऑफ कोल। तो ये कोल कंबशन होगा, कोल कंबशन के थ्रू क्या होगा, वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये जो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, बॉयलर जो है वो क्या कर रहा है, वाटर क्वांटिटी को क्या कर रहा है, स्टीम में जो कन्वर्ट कर रहा है, वो स्टीम एक्चुअली क्या करता है, अपने साथ मॉइस्चर कंटेन करता है, अपने साथ क्या करेगा, मॉइस्चर कंटेन करेगा। अब ये मॉइस्चर वाले हीट जो स्टीम है उसको हम डायरेक्टली टरबाइन को नहीं भेज सकते, डायरेक्टली टरबाइन को नहीं भेज सकते, क्योंकि टरबाइन में क्या होगा, अगर मॉइस्चर कंटेन करेगा तो टरबाइन का जो फैन है वो स्टील मेड होता है। ठीक है, और ये जो टरबाइन का जो फैन है वो इन्हीं मॉइस्चर स्टीम से क्या होगा, कोरिजन का डर रहेगा, जहाँ पर मॉइस्चर है वहाँ पर क्या होगा, कोरिजन का डर रहेगा। मशीनरी में जितने भी आयरन मेड चीज़ें हैं या स्टील मेड जो चीज़ें हैं वो क्या होंगी, कोरिजन का खतरा होगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि अपनी मशीनरी पार्ट्स को इन्हीं कोरिजन से प्रिवेंट करने के लिए इस मॉइस्चर स्टीम को और भी हीट करने का डिसीजन लिया। तो ये हीट कैसे होगा, और मतलब इसको ड्राई स्टीम में बदलने के लिए हमने इसको क्या किया, सुपर हीटर यूनिट में भेजा है। ठीक है, मॉइस्चर स्टीम को क्या किया, सुपर हीटर यूनिट में गया है, और ये सुपर हीटर जो यूनिट है वो क्या करेगा, इस मॉइस्चर स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करके देगा। ये क्या करेगा, इसको बेसिकली ड्राई स्टीम में आपको कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, अब यहाँ से ये देख लेते हैं कि जो बॉयलर एंड है, ठीक है, बॉयलर एंड हम लोगों ने मैं ये और आपको बता देती हूँ कि बॉयलर एंड में हम लोगों ने दो टाइप का बॉयलर यूज़ कर सकते हैं। एक होता है वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है, एक होगा क्या, वाटर ट्यूब बॉयलर, और दूसरा जो टाइप है वो है फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, फायर ट्यूब बॉयलर। बेसिकली यहाँ पर वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो वाटर ट्यूब बॉयलर का होता है, क्योंकि ये क्या करता है, वाटर ट्यूब बॉयलर हमको पूरे प्लांट की जो एफिशिएंसी है, मतलब बॉयलर एफिशिएंसी है, तो बॉयलर एफिशिएंसी इसमें हाइयर होती है। ये क्या होती है, हाइयर एफिशिएंसी का बॉयलर, मतलब हायर एफिशिएंसी बॉयलर ट्यूब होता है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, हायर एफिशिएंसी।
ठीक है। तो ये हम लोगों ने बॉयलर का टाइप भी डिस्कस कर लिया कि हाँ, वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, फायर ट्यूब बॉयलर होता है, जिसमें हायर एफिशिएंसी वाले वाटर ट्यूब बॉयलर का बेसिकली हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बॉयलर के थ्रू जो फ्लू गैसेस गई हैं, तो फ्लू गैसेस का कॉन्सेप्ट थोड़ी देर बाद देख लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, ये ड्राई स्टीम को टरबाइन में इनलेट हुआ है ना, टरबाइन को हम लोगों ने दिया ड्राई स्टीम, और ये ड्राई स्टीम का जो प्रेशर है वो इंक्रीज्ड प्रेशर रहता है। ये इंक्रीज्ड प्रेशर वाले ड्राई स्टीम किसको दिए जाते हैं, टरबाइन एंड को दिए जाते हैं। तो ये जो स्टीम है वो प्रेशरली क्या होते हैं, टरबाइन के फैन पर अप्लाई होते हैं, फिर वो टरबाइन पर क्या करते हैं, अपना फोर्स क्रिएट करते हैं। फोर्स जैसे ही क्रिएट होता है उसके थ्रू टरबाइन क्या करता है, मूव करता है, और टरबाइन मूव करने की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और ये जो टरबाइन एंड है वो किससे कनेक्टेड रहता है, शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। और इस शाफ्ट एंड को, टरबाइन से शाफ्ट जो कनेक्टेड है, उसके शाफ्ट के दूसरे एंड को हम लोगों ने कनेक्ट किया है जनरेटर से। हम लोगों ने कनेक्ट किया है किससे, जनरेटर से। तो बेसिकली टरबाइन का काम क्या है, टरबाइन क्या करता है, ये जितने भी हीट एनर्जी आपको मिल रहे हैं उस हीट एनर्जी को बेसिकली वो किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू क्या हो रहा है, ये टरबाइन क्या कर रहा है, इस शाफ्ट को मूव करने का काम कर रहा है। जैसे ही शाफ्ट मूव करेगा तो जनरेटर एंड में ये शाफ्ट कनेक्टेड है, तो ये जनरेटर भी रोटेट करने लगेगा। ठीक है। आफ्टर जनरेटर ये जनरेटर एंड में क्या होगा, जैसे ही जनरेटर ऑपरेटिंग कंडीशन में आ जाएगा तो जनरेटर का काम क्या है कि जनरेटर ये क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट करके देगा, मैकेनिकल एनर्जी को वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। तो ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। ठीक है। अब ये चाहे तो आप इसको डायग्राम में शो कर सकते हैं कि जनरेटर एंड में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उसको आप क्या करो, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करो, और ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोल रही हूँ मैं, ट्रांसमिशन एंड से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है, ट्रांसमिशन एंड से ये हम लोग इसको क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। इससे ये पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी टू द लोड सेंटर। ठीक है। अब देखते हैं अगेन अपन टरबाइन यूनिट पे। टरबाइन यूनिट पे हम लोगों ने एक पूरा फीडबैक सिस्टम लगा के रखा है, जो क्या करेगा, ओवरऑल पूरे इस थर्मल पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। तो देखिए कैसे इम्प्रूव करता है। टरबाइन में हम लोगों ने क्या फेड किया, टरबाइन में हम लोगों ने दिया है ड्राई स्टीम। अब ये ड्राई स्टीम के थ्रू टरबाइन फैन क्या हो गया, रोटेट कर गया, और रोटेशन के थ्रू आपका शाफ्ट रोटेट किया, शाफ्ट रोटेशन के थ्रू जनरेटर एंड से क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये यूजफुल एनर्जी हम लोगों ने ऐसे यूज कर लिया। बट ये जो स्टीम है वो किधर भेज दिया गया आपको, कंडेंसर यूनिट में। ठीक है, कंडेंसर यूनिट में। कंडेंसर यूनिट में बेसिकली क्या होता है कि सिस्टम को आप क्या करोगे, कंडेंसेट करोगे। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्टीम है वो वाटर में अगेन कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसमें जो यूजफुल वाटर जो होगा उसको हम लोग इस पाथ के थ्रू इधर भेज देंगे, और जो बचा हुआ जो वाटर है वो हम लोग डिस्पोज कर देंगे कहाँ, रिवर में। ठीक है। अब हम लोगों ने सोचा था कि हाँ, कि हम लोगों को लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से जो स्टीम है वो कम्प्लीटली वाटर में कन्वर्ट हुआ, बट सम पोर्शन ऑफ वाटर इज डिस्पोज टू दिस रिवर, और कुछ क्वांटिटी को हम लोगों ने क्या किया, मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी को हम लोगों ने यहाँ से वापस फीडबैक सिस्टम से इस वाटर को लिया। ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने रिवर से अगेन क्या किया, वाटर इनटेक लिया, उसको हम लोगों ने प्यूरिफाई किया। प्यूरिफाई करने की ज़रूरत इसलिए हो रही है कि क्योंकि आपने
यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या है इसमें जो वाटर हम लोगों ने डिस्पोज किया है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इस रिवर को पॉल्यूटेड तो कर रहा है, और बहुत सारे तरीके से भी रिवर क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो जाता है। और रिवर में जो नदी में जो पानी की क्वालिटी है वो हार्डन या सॉफ्टनेस के अकॉर्डिंगली होती है। तो कुल मिला के हमको क्या करना है, हमको वाटर की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करनी है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, वाटर प्यूरीफायर के थ्रू हम गुड क्वालिटी ऑफ वाटर को लेते हैं। ठीक है, अब ये गुड क्वालिटी ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ ये होगा, वाटर पंप के थ्रू, ये फीड वाटर के थ्रू क्या होगा, सीधे इकोनोमाइजर को जाएगा। ठीक है, ये फीड वाटर का काम बेसिकली क्या है कि जो भी द स्टीम कमिंग आउट ऑफ द टर्बाइन इज कंडेंस्ड एंड कंडेंसेट इज फेड बैक टू द बॉयलर। अब फेड बैक टू द बॉयलर, हमको इसको वापस बॉयलर को भेजना है। तो वापस बॉयलर को किस तरीके से भेज सकते हो, इकोनोमाइजर के हेल्प से आप किसको क्या कर सकते हो, वापस बॉयलर को भेज सकते हो। यहाँ पर मैंने इकोनोमाइजर से बॉयलर का ये डायरेक्ट कनेक्शन अभी बना दिया। ठीक है, इकोनोमाइजर से क्या होगा, ये बॉयलर कनेक्ट होगा, और ये जो फीड वाटर है, क्योंकि वाटर बॉयलर में वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये फीड वाटर के सिस्टम के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इकोनोमाइजर के हेल्प से वापस इस वाटर को हम लोग बॉयलर तक पहुंचा सकते हैं। अब ये फीड वाटर हीटिंग क्या करता है, इम्प्रूव करता है। इकोनोमाइजर में बेसिकली क्या करेंगे, ये जो फीड वाटर सिस्टम के थ्रू जो हमको वाटर मिला हुआ है उसको आपको क्या करना है, हीट करना है, उसके टेम्परेचर को क्या करना है, राइज करना है। ठीक है, इसका काम हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका काम क्या है कि टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फ्लू गैसेस। ठीक है, टू इंक्रीज the temperature of feed water with the help of what, with the help of फ्लू गैसेस। ठीक है, ये फ्लू गैसेस जो हैं उनके थ्रू अपन क्या करेंगे, इस वाटर को, जो फीड वाटर हम लोगों ने लाया है इकोनोमाइजर तक, वहां पर क्या करेंगे, उसको गर्म करके वापस किसको भेज देंगे, बॉयलर को। ठीक है, तो ये देखिए अब ये गर्म कैसे हो रहा है, ये फ्लू गैसेस अपने को बेसिकली कहाँ से मिला। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने कोल हैंडलिंग यूनिट से क्या किया, कोल डिलीवर किया कहाँ, बॉयलर को, और बॉयलर को ये कोल देकर हम लोगों ने गर्म किया। गर्म करने के बाद क्या होता है, स्टीम भी जनरेट होता है और कुछ गैसेस भी क्रिएट होती हैं। तो ये गैसेस, फ्लू गैसेस पाथ से किसको दिया जाता है, सुपर हीटर को। और ये सुपर हीटर इन्हीं फ्लू गैसेस, ये फ्लू गैसेस इज नथिंग बट हॉट गैसेस होती हैं, और इस हॉट गैसेस के टेम्परेचर से अगेन अपन स्टीम को क्या करते हैं, और मॉइस्चर कंटेंट स्टीम को ड्राई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सुपर हीटर से जो फ्लू गैसेस हैं वो किसको सेंड कर दिया जाता है, वो सप्लाई कर दिया जाता है इकोनोमाइजर को। और इकोनोमाइजर में क्या है, आप इस कंडेंसेसर के थ्रू क्या कर रहे हो, फीड वाटर पाथ से आप वाटर क्या कर रहे हो, इकोनोमाइजर को दे रहे हो, और इस इकोनोमाइजर में इन्हीं वाटर का टेम्परेचर क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैसेस। ठीक है, अब ये फ्लू गैसेस जो हैं वो इकोनोमाइजर क्या करता है, ये जो जिसका टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया है, इंक्रीज्ड टेम्परेचर वाटर को वो किसको भेजता है, बॉयलर को। ठीक है, अब बॉयलर को अगेन आपने क्या कर दिया, इस फीडबैक सिस्टम के थ्रू जिस वाटर का इंटेक आपने बॉयलर में रखा था उसको आपने इस कंडेंसेशन यूनिट से अगेन क्या कर लिया, रीयूज कर लिया। ठीक है, इससे जो थर्मल पावर प्लांट की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इसलिए फीडबैक सिस्टम को यूज़ किया गया है। अब देखिए इकोनोमाइजर जो है वो क्या करता है, फ्लू गैस का इंटेक लिया था, अब इस फ्लू गैस को वो अगेन किसको भेज देता है, एयर प्री हीटर को, एयर प्री हीटर को। तो ये एयर प्री हीटर कर क्या रहा है, एयर प्री हीटर को हम लोगों ने इंटेक दिया है क्या, फ्रेश एयर। फ्रेश एयर में क्या है, मॉइस्चर भी होगा, और उस मॉइस्चर को यहाँ पर, मॉइस्चर जो एयर है उसको इन्हीं फ्लू गैसेस से फिर से क्या किया जाता है, उनका भी टेम्परेचर क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, ताकि उनका मॉइस्चर कंटेंट क्या हो सके, खत्म हो सके। अब यहाँ से एयर प्री हीटर से हमको क्या मिलेगा, एयर प्री हीटर से हमको मिलेगा ड्राई एयर।
एयर प्री हीटर से हमको क्या मिलेगा, ड्राई एयर मिलेगा। और ये ड्राई एयर को हम लोगों ने किसको दे के रखा है, बॉयलर को। अब ड्राई एयर देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ड्राई एयर देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग बॉयलर एंड में क्या कर रहे हैं, बॉयलर एंड में ड्राई एयर देकर इसके कंबशन प्रोसेस को और अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। कहने का मतलब ड्राई एयर में आपका ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन क्या करता है, कंबशन प्रोसेस को हेल्प करता है। इसलिए बॉयलर एंड में हम लोगों ने ये ड्राई एयर को यहाँ पर पहुंचा दिया, ठीक है, बॉयलर एंड पर ये पहुंचा दिया, ठीक है। तो इकोनोमाइजर क्या कर रहा है, फीड वाटर को वाटर को टेम्परेचर को इंक्रीज करके क्या कर रहा है, बॉयलर एंड को दे रहा है। और एयर प्री हीटर को ये फ्लू गैसेस जाकर फ्रेश एयर वो इंटेक कर रहा है सराउंडिंग से। सराउंडिंग में जो फ्रेश एयर होगा उसमें क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट होगा। मॉइस्चर कंटेंट को आपको हटाना है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, ड्राई एयर में कन्वर्ट करना है। और ये ड्राई एयर आपको देना है किसको, बॉयलर को, ताकि ये इजीली कंबशन प्रोसेस को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। अब देखिए यहाँ से फ्लू गैसेस को आपने क्या यूज़ किया था, फ्लू गैसेस को बेसिकली आपको फ्रेश एयर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए किया था, ताकि मॉइस्चर कंटेंट क्या हो सके, वहाँ से रिमूव हो सके। आफ्टर दिस प्रोसेस इन्हीं सारे फ्लू गैसेस को चिमनी के थ्रू क्या कर दिया जाता है, सराउंडिंग में आपने क्या कर दिया, ये डिस्पोज कर दिया। सराउंडिंग में आपने क्या कर दिया, इसको डिस्पोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा प्रोसेस यहाँ पर देख लिया है। पूरा प्रोसेस हम लोगों ने क्या कर लिया है, देख लिया है। और इस पूरे प्रोसेस में ये जो फीडबैक सिस्टम हम लोगों ने यहाँ से यूज़ किया है, ठीक है, ये पूरा जो फीडबैक सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, यहाँ से कंडेंसर से जो पूरा हम लोगों ने फीडबैक सिस्टम देखा है, ये पूरा क्या कर रहा है, थर्मल पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने कैसे इनका यूज़ किया है। अब देखिए यहाँ पर बॉयलर एंड से जब भी आप कंबशन प्रोसेस परफॉर्म करते हो तो कोल के जलने से, कोल जब जल जाता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, राख में कन्वर्ट हो जाता है ना, ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस ऐश हैंडलिंग यूनिट में उन्हीं सारे ऐश को क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, ठीक है। उसी ऐश हैंडलिंग यूनिट में इन्हीं को, पूरा ऐश को यहाँ ऐश हैंडलिंग यूनिट में डिलीवर कर दिया जाता है। और ये ऐश हैंडलिंग यूनिट से आपको इस ऐश को क्या करना है, ऐश स्टोरेज यूनिट में इसको पूरे को आपको भेज देना होता है, ठीक है। आजकल जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से ये देखने के लिए मिल रहा है कि वो बोल रहा है कि ब्रिक्स में आप क्या करो, ब्रिक्स में ऐश मेड जो ब्रिक्स होते हैं उसको 15 to 20% आपको यूज़ करना होता है, ऐसा नॉर्म्स है। बट बेसिकली यूज़ नहीं किया जाता, बट ऐसा गवर्नमेंट नॉर्म्स है कि आप 15% to 20% जो ऐश मेड ब्रिक्स हैं उसका आप कंस्ट्रक्शन में, जैसे घर बना रहे हैं या कुछ और बना रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोगों ने अच्छे से देख लिया, किस यूनिट का कैसा काम है, कौन कैसे वर्क करेगा, फीडबैक सिस्टम कैसे वर्क करेगा थर्मल पावर प्लांट के ओवरऑल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। ये सारा सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। इनके जो नोट्स हैं वो मैंने यहाँ पर ये सब पूरा मतलब एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो आप इसके थ्रू अगर हम जाएंगे तो हम लोग इजिली और एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज की क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ये पहला एडवांटेजेस हम लोगों एडवांटेजेस को पहले देख लेते हैं कि पहला एडवांटेज है पावर स्टेशन कैन बी लोकेटेड नियर द लोड सेंटर्स। ये सबसे अच्छा एडवांटेज है क्योंकि इसके थ्रू क्या हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपका क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो पा रहा है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर स्टेशन को नियर टू द लोड सेंटर जो कनेक्ट कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी एडवांटेजेस है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो रहा है तो बेसिकली हमारे पावर प्लांट्स के लिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होगा तो एनर्जी प्रोडक्शन का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगा। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम हो जाता है तो आप इलेक्ट्रिसिटी आप अपने कंज्यूमर को क्या कर सकते हो, चीप रेट में भी अवेलेबल करा सकते हो। तो हमारा मेन एम ही यही है कि कंज्यूमर को आप उनके अफोर्डेबल रेट तक क्या कर सको, एनर्जी को प्रोवाइड करा सको, ये सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है।
इट रिक्वायर्स लेस स्पेस, इट रिक्वायर्स लेस स्पेस। कहने का मतलब अगर स्पेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो लैंड रिक्वायरमेंट जो होती है वो स्टीम पावर प्लांट के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है, लैंड की रिक्वायरमेंट कम होती है। बेसिकली अगर इसमें भी देखा जाए तो लैंड की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है लैंड रिक्वायरमेंट की, वो है आपका हाइड्रो पावर प्लांट। वो है क्या? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। वहाँ पर लैंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, चीपर इन इनिशियल कॉस्ट इसलिए चीपर हो रहा है क्योंकि आपने अपने सिलेक्शन ऑफ साइट में क्या किया है, बहुत सारी चीज़ों को कम कीमत में यूज़ किया है और ऊपर से आपने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को भी क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ओवरऑल जो इनिशियल कॉस्ट है इस पावर प्लांट को सेट करने का, उसका कॉस्ट बहुत ही कम है। कहने का मतलब अदर जो मतलब कहना चाहिए अदर पावर प्लांट्स के जो कॉस्ट हैं उनसे तो ये कम ही है। अगर हायर कॉस्ट की बात करें, सबसे हायर इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो इनिशियल कॉस्ट है वो सबसे हायर होता है, ठीक है। अब देखो चीपर इन प्रोडक्शन कॉस्ट का चीपनेस मैंने पहले ही बता दिया था। क्यों, कैसे वो क्या कर रहा है, चीपनेस प्रोडक्शन कॉस्ट कैसा चाहिए, मतलब कम हो रहा है। पावर स्टेशन क्या कर रहा है, बेसिकली आप लोड सेंटर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, लोड सेंटर आपके पावर प्लांट के बहुत ही नियरेस्ट है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड में ये ईजिली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बेसिकली रिड्यूस हो रहा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और इसके थ्रू आप क्या करोगे, कंज्यूमर को कम प्राइस में, कम रेट में आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो 5th पॉइंट है, रैपिडली चेंजिंग लोड विदाउट डिफिकल्टी, ठीक है। बेसिकली ये जो पूरा पावर प्लांट है वो हम लोग बेस लोड के लिए अप्लाई करते हैं। किसके लिए करते हैं, बेस लोड के लिए। अब बेस लोड होता क्या है, बेस लोड क्या है, ये जो कांस्टेंट लोड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जितने भी लोड हमारे कनेक्टेड है, कंज्यूमर जो हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे लिए सब क्या हैं, कनेक्टेड लोड्स हैं। और वो कनेक्टेड लोड्स अगर कांस्टेंट हैं, ठीक है, तो वो हम लोग बेस लोड के थ्रू देखते हैं। वो बेस लोड का मतलब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो कांस्टेंट लोड हम लोगों को डेली देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज बेस लोड, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि रैपिडली चेंजिंग लोड विदाउट डिफिकल्टी, इसको आप बिना किसी डिफिकल्टी के, अगर सपोज कभी पीक लोड आता है तो पीक लोड के लिए भी यहाँ पर आप इसको मतलब पीक लोड के लिए भी आप क्या कर सकते हो, इसको हम इस पावर प्लांट से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है। 6 जो है, कैपेबिलिटी ऑफ वर्किंग अंडर 25% ऑफ ओवरलोड कंटिन्यूसली। अगर आपके पास कभी ओवरलोडिंग की कंडीशन आ गई, कहने का मतलब अगर आप पीक लोड पे अगर काम कर रहे हैं तो आप इसको कितने % तक ओवरलोड ले सकते हैं, हम लोग 25% ऑफ ओवरलोड कंटिन्यूसली हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो इनकी कैपेबिलिटी इतनी ईजीनेस है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैपेबिलिटी ऑफ वर्किंग अंडर 25% ऑफ ओवरलोड, दैट मीन्स ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो पीक लोड को इजीली क्या कर लेता है, मेंटेन कर लेता है, ठीक है। तो ये भी सही है। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि हर एक एडवांटेजेस के बाद पावर प्लांट्स की तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होती हैं। तो डिसएडवांटेज में देख लेते हैं कि इसका डिसएडवांटेज कैसा है। तो ये है हायर मेंटेनेंस, ठीक है, इनका मेंटेनेंस हाई है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हाई है। सॉरी, ये टाइपो मिस्टेक है, ऑपरेटिंग हम लोग को करना है ये कॉस्ट। मेंटेनेंस ऐसा है कि इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो हायर है। मशीनरी देखनी है आपको, कोल देखना है हमेशा, तो इन सब के थ्रू क्या करना है, इन सब के थ्रू क्या होता है कि इनका जो रनिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो रनिंग कॉस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्शन कॉस्ट को भी ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज हो गया। पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो कोल कंबशन आप कर रहे हो, कोल कंबशन को हम लोगों ने देखा था अपने ब्लॉक डायग्राम में कि कोल कंबशन के थ्रू हम लोग को क्या मिल रहा था, फ्लू गैसेस मिल रही थी। और ये फ्लू गैसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं, पॉल्यूट करने का काम करती हैं। तो इससे तो पॉल्यूशन तो होता ही है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक डिसएडवांटेज फैक्टर है, ठीक है।
तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन ह्यूज क्वांटिटी। कहने का मतलब है आप इसको किसी भी ऐसे जगह में इंस्टॉल तो कर नहीं सकते जहाँ पर आपको वाटर इजीली अवेलेबल ना हो, और इसको पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वाटर की इतनी हाई क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसको ऐसे ना किसी ऐसे जगह में क्या करना पड़ रहा है, अपने को सेटअप करना पड़ रहा है। तो ये पानी की जो रिक्वायरमेंट है या वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो ह्यूज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है, ये भी हमारे लिए एक डिसएडवांटेज का फैक्टर होगा। ठीक है, अब देखिए ये हैंडलिंग ऑफ कोल एंड डिस्पोजल ऑफ एश क्वाइट डिफिकल्ट। हैंडलिंग ऑफ कोल, आपको कोल माइन से आपको कोल को डिलीवर करना है हैंडलिंग यूनिट में, और हैंडलिंग यूनिट से क्या करना है, आप इसको क्या कर रहे हो, बॉयलर के थ्रू आप इस कोल को कंबशन प्रोसेस के थ्रू जला रहे हो। चलाने पर जो ऐश हो रहा है, ऐश जो जनरेट हो रहा है, उसका डिस्पोजल आई थिंक डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसको इस ऐश को जिस भी जगह पे आप अगर थ्रो करते हो, जिस भी जगह पर आपको अगर फेंकते हो, और अगर वो कोई फर्टिलाइज एरिया है या फर्टिलाइज्ड लैंड है, तो ये कहीं ना कहीं उस लैंड के प्रॉपर्टी को क्या करता है, फर्टिलाइजिंग जो प्रॉपर्टी है लैंड की, उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। सो ऐश को हैंडल करना भी एक डिफ़िकल्ट काम है हमारे पास। ठीक है, लॉन्ग टाइम रिक्वायरमेंट फॉर इरेक्शन एंड पुट इनटू एक्शन। कहने का मतलब यहाँ पर अगर लॉन्ग टाइम इरेक्शन है और उसको हमको इनटू एक्शन लेना है, तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए क्या है, डिसएडवांटेज का एक फैक्टर बनता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लिया थर्मल पावर प्लांट का। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से क्वेश्चन तो आता ही है कि हाँ भाई इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है, थर्मल एफिशिएंसी कितनी है, और ओवरऑल एफिशिएंसी से रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल भी ये पूछ सकता है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट अगर देखा जाए तो एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट दो तरीके से है, एक उसकी थर्मल एफिशिएंसी है और एक उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो है हमारी 29%, ये अबाउट 29% होता है, तो ये 25% टू 30% वेरी करता है। ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी जो है वो अबाउट 30% है, ये भी वैसे ही उसी रेंज में क्या करता है, उसी रेंज में ये चेंज होता रहता है, उसी रेंज में ये लाई करेगा 25 टू 30%। अगर इसमें बॉयलर एफिशिएंसी और देख लें, ठीक है, बॉयलर एफिशिएंसी अगर और देख लें तो बॉयलर एफिशिएंसी जो है इस थर्मल पावर स्टेशन में जो अपन यूज़ करते हैं, उसकी बॉयलर एफिशिएंसी होती है 80 टू 90%, राइट। 80 टू 90% जो है बॉयलर एफिशिएंसी होती है, तो इसको मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ। बॉयलर एफिशिएंसी जो है वो 80% टू 90% वेरी करती है। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट 25 से 30% तो वेरी करता है, अबाउट 29% होता ही है। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये जो मैंने नोट किया है, नोट पॉइंट है कि इन स्टीम पावर प्लांट मोर देन 50% ऑफ हीट ऑफ कंबशन इज लॉस्ट एज हीट रिजेक्टेड टू द कंडेंसर। ठीक है, स्टीम पावर प्लांट में क्या है, हम लोग क्या करते हैं, वो फीडबैक सिस्टम यूज़ किया हुआ है, तो फीडबैक सिस्टम में 50% जो हीट है वो कंडेंस करके अगेन किसको प्रोवाइड कर देते हैं, अपन इकोनोमाइजर, फीड वाटर सिस्टम के थ्रू इकोनोमाइजर को दे देते हैं, और उससे उसको हम लोग बॉयलर तक भेज देते हैं। तो 50% वाटर हम लोग क्या कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं, बट 50% वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट भी कर रहे हैं आफ्टर कंडेंसेशन। ठीक है, आप कंडेंसेट करके उसको रिजेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एफिशिएंसी को लो करने में ये है एक फैक्टर, बट रीयूज़ कर रहे हैं तो उससे भी क्या हो रहा है, हमारी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी it is equal to heat equivalent to mechanical energy transmitted to the turbine। कहने का मतलब टरबाइन में जो हीट एनर्जी पहुंच रही है वो हमारे लिए आउटपुट होगा, और इनपुट कहाँ से मिल रहा है हम लोग को, हीट ऑफ कंबशन। तो ये हीट ऑफ कंबशन कहाँ से है, बॉयलर यूनिट से है। ठीक है, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि बॉयलर यूनिट में कंबशन के थ्रू जो इनपुट हीट मिला है, और ये कौन सा हो गया, ये आउटपुट हीट हो गया। तो थर्मल एफिशिएंसी अगर देखा जाए तो आउटपुट हीट डिवाइडेड बाय इनपुट हीट, तो आउटपुट हीट कहाँ से, टरबाइन एंड से, और हीट कंबशन जो है, इनपुट हीट जो है वो
कहाँ से, बॉयलर एंड से। ठीक है, तो ये बॉयलर कोल कंबशन भी है, ये हमारे लिए क्या है, हीट ही है। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी को अगर देखोगे तो आपको देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल आउटपुट डिवाइडेड बाय बॉयलर कोल कंबशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने दिया हीट इक्विवेलेंट टू व्हाट, इलेक्ट्रिकल आउटपुट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट, और यहाँ पर हीट ऑफ कोल कंबशन, और ये अपने लिए क्या है, ये अपने लिए है हीट एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, हीट एनर्जी। ठीक है, या हीट इनपुट जो हम अपन बॉयलर एंड पे दे रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय हीट एनर्जी कर रहे हैं। तो ये आउटपुट में अपने को क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ पर इनपुट में क्या दे रहा है, हीट एनर्जी जो है हम लोगों ने गेन किया है कहाँ से, बॉयलर एंड से। तो ये हो गया हीट एनर्जी। इससे अपन क्या कर लेंगे, ओवरऑल एफिशिएंसी। अब ओवरऑल एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए एक और फॉर्मूला है कि थर्मल एफिशिएंसी निकालो और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी निकालो। दोनों एफिशिएंसी को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, प्रोडक्ट ऑफ थर्मल एफिशिएंसी प्रोडक्ट ऑफ थर्मल एफिशिएंसी एंड इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी गिवन एज ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये पूरा थर्मल पावर प्लांट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जिक्र कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा, इसमें जो जी के पोर्शन है कि थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर बिगेस्ट है, कहाँ पर ओल्डेस्ट है, कोल माइंस कहाँ पर है, ऐसे सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इस एंड से। तो वो आप क्या कर सकते हैं, नॉन टेक पार्ट जो हमारे मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप सजेशन दे सकते हैं। मैं इसके लिए भी, मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं इसके लिए भी प्रिपरेशन कर लूँगी कि हाँ, जो जी मतलब नॉलेज के लिए है कि कौन सा प्लांट कितना है, मतलब ओल्डेस्ट पावर प्लांट कौन सा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पावर प्लांट कितना है, कितने मेगावाट का इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है पूरे इंडिया में, छत्तीसगढ़ में कितना है, ये सारे भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, नाउ जो जिस मतलब पावर स्टेशन की अब हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में बेसिकली क्या है, हाइड्रो का मतलब यहाँ पर है वाटर से। ठीक है, वाटर जो है अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नोट किया है, मेंशन किया है कि जनरेटिंग स्टेशन विच यूटिलाइज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ water at high level for the generation of electrical energy is known as hydroelectric power station। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में अपने को कुछ ज़्यादा ऐसा देखना नहीं है, आपको ऐसा देखना है कि आपने क्या किया है, वाटर को एक बहुत ही हाइट में जाकर आपने उसको कलेक्ट किया है, और वाटर को अगर स्टैंड स्टील फॉर्म में अगर आपने कलेक्ट कर लिया है, पूरा स्टोर कर लिया है एक पर्टिकुलर हाइट पे, तो हाइट पे जब भी आप उस वाटर को कलेक्ट कर लोगे तो वो वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी, और इसी पोटेंशियल एनर्जी को आपको यूज़ करना है, और इसी पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो जनरेशन है वो बेसिकली किसके हेल्प से हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। तो ये वाटर को हम लोग उसके पोटेंशियल एनर्जी को कैसे यूज़ करते हैं वो आगे स्लाइड पर हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट को कहाँ पर आप सेटअप करोगे। ठीक है, तो इसके लिए जो सिलेक्शन साइट है उसमें ये है कि सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एट रीजनेबल हेड शुड बी अवेलेबल। यहाँ पर हेड का जो कहने का मतलब होता है वो है हाइट। ठीक है, हेड का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हाइट। तो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल होना चाहिए, कहने का मतलब आपको ऐसा साइट देखना है जहाँ पर वाटर की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा हो, जैसे नदी हो गया है ना, नदी के रास्ते हो गए, या किसी पहाड़ी जगह पर आपको ऐसे ऊंचाई से पानी ऐसा गिर रहा है, ऐसे जगह को आपको क्या करना है, चूज़ करना है जहाँ पर ऑल टाइम क्या हो सके, वाटर अवेलेबल हो सके। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है, मोर एरिया रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग रिजर्वायर एंड डैम। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को ऐसे एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इतने लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर आप डैम को क्या कर सको, स्ट्रांगली वहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सको, ताकि अगर नदी के रास्ते में, जैसे हम लोगों को डैम, इसके लिए जो है रिक्वायरमेंट है डैम बनाने की, तो डैम को हम लोग क्या करते हैं, इतने हाइट पर बनाते हैं और इतनी बड़ी जगह हम लोगों ने उसमें ऑक्यूपाई करते हैं, उसका जो कैशमेंट एरिया है उसको ऐसे घेर के अपन बनाते हैं कि वो एरिया का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाता है,
है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो रिजर्वायर और डैम बनाने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, मोर एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हम लोग अब ऐसे एरिया का भी चूज़ करते हैं कि जहाँ पर जो एवरेज रेनफॉल है वो हाई हो, ताकि ऑल टाइम सारे सीज़न में क्या हो, वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी हो। इसलिए हम लोग ऐसे रीजन का या ऐसे एरिया का सिलेक्शन करते हैं जहाँ पर एवरेज जो रेनफॉल है वो क्या हो सके, हाई रहे हमेशा, ताकि वाटर अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल शैल बी अवेलेबल वेरी नियर बाय। जो आपका डैम कंस्ट्रक्शन है, रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो आपको इजीली अवेलेबल होना चाहिए नियर टू द पावर स्टेशन, है ना। तो ये भी हमको देखना है कि नियर टू द पावर स्टेशन वो क्या हो सके, अवेलेबल हो सके। बेसिकली क्या है कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसी हिली एरिया में या जहाँ पर पानी है वहाँ पर, तो ये पानी जो है नदी वदी जो है वो पहाड़ों वहाड़ों से होते हुए जाती है, जहाँ पर क्या कर सकते हैं, जहाँ पर ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ये सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को हमको रोडवेज के थ्रू क्या करना रहता है, जनरेटिंग स्टेशन तक पहुँचाना रहता है। तो ये क्या कर देता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हाई कर देता है। इससे क्या होगा कि इससे जो इनिशियल कॉस्ट है आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट का वो क्या हो जाता है, जो मतलब कैपिटल कॉस्ट है हाइड्रो पावर प्लांट का वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को क्या देखना है कि हमको ये सारे जो इनिशियल कॉस्ट हैं वो हमको क्या करने हैं, रिड्यूस करने हैं, ताकि अपन इससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उसको भी चीप रेट में कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सकें। इसलिए ये सारे एस्पेक्ट्स को हमको ध्यान से देखना होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो है एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। जैसे मैंने कहा कि ये जो पावर स्टेशन है वो ऐसे एरिया में बनते हैं, हिली एरिया में या रिवर एंड में, जहाँ पर आपको बेसिकली ये देखने के लिए मिलता है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो होती है वो थोड़ी सी मतलब कहना चाहिए कि वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, है ना। तो हम लोगों को ऐसे एरिया को चूज़ करना है जहाँ पर एडिक्वेट टाइप का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, मतलब आप क्या कर सको, इन सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल और इन सारे मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के थ्रू इजीली क्या कर सको, जनरेटिंग स्टेशन को अवेलेबल करा सको। तो हम लोगों को वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को भी देखना होता है जहाँ से आप इजीली क्या कर सकें, कर सके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन मटेरियल को क्या कर सकें, इजीली जनरेटिंग स्टेशन तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे हैं जिसके थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के सेटअप्स पे ध्यान दे रहे हैं कि ये सारे सिलेक्शन साइट्स हम लोगों ने क्या कर लिए, यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इनके बेसिक इस पे कि बेसिक जो मेन पार्ट है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में कौन कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं। तो ये हम लोगों ने पहले देखा है कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में बेसिकली आपको क्या देखना है, पूरे वाटर से रिलेटेड जितने हैं, वाटर को कैसे स्टोर करना है, कैसे उसको टरबाइन तक पहुंचाना है, ये सारा काम आप किससे करोगे, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से देखोगे। तो इसको बेसिकली हम लोगों ने थ्री स्ट्रक्चर वे में हम लोगों ने क्या कर दिया है, इसको डिवाइड कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है। एक हो गया हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया वाटर टरबाइन, और तीसरा जो एंड हो गया वो है ऑल्टरनेटर। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में अपने को वाटर के स्टोरेज से लेके वाटर के टरबाइन तक के फ्लो होने तक का पूरा सिस्टम हमको बना के देना होता है। ठीक है, अब देखिए वाटर टरबाइन यहाँ पर है। वाटर टरबाइन का हम लोगों ने टरबाइन को देखा है कि अलग अलग टाइप के टरबाइंस यूज होते हैं। बेसिकली यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोगों को एक्सियल फ्लो टरबाइन दिया है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन दिया है, रेडियल फ्लो टरबाइन दिया है, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन दिया है। एक्चुअली यहाँ पर इस पूरे पोर्शन से अगर देखा जाए, ये मतलब इस टॉपिक से देखा जाए, वेरियस प्लांट्स के सिलेबस से अगर देखा जाए, तो यहाँ पर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो एफिशिएंसी पर मिलते हैं और एक आपको मिलेगा इन्हीं टरबाइंस के टाइप्स पे भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसको हमको ध्यान से देखना है कि कौन सा टाइप किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्सियल फ्लो टरबाइन के लिए हम लोगों को प्रोपेलर या कैप्लान टरबाइंस मिला होता है, पेल्टॉन टरबाइंस। इसको आगे हम लोग देखेंगे कि कैसा पेल्टॉन टरबाइन कैसा होता है, फ्रांसिस टरबाइन कैसा होता है, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन कैसा होता है, ये सारे मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये वाटर टरबाइन का हिस्सा हो गया। और ऑल्टरनेटर आप क्या है, जनरेटिंग यूनिट है।
ठीक है, ये जनरेटर एंड है। इस जनरेटर एंड में आपको देखना है क्या कि ये सारे जो मैकेनिकल एनर्जी होंगे जो टरबाइन से क्या करेगा, टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी सॉरी जो वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको वो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। दैट मैकेनिकल एनर्जी फेड इनटू द ऑल्टरनेटर, और ये ऑल्टरनेटर क्या करेगा, इसी मैकेनिकल एनर्जी को आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। तो चलिए इसका भी ब्लॉक डायग्राम हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाटर के पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने बनाया है, यहाँ पर देखिए कि ये वाटर रिजर्वायर है, किसी नदी से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाटर को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इस वाटर रिजर्वायर को के पास में ही हम लोगों ने क्या कर दिया है, एक डैम क्रिएट कर दिया है। क्या कर दिया है, एक डैम क्रिएट कर दिया है। ये डैम क्या करेगा, ये डैम आपके जो वाटर यहाँ से जो फ्लो होते हुए जा रही है, ठीक है, फ्लो होते हुए ये वाटर क्या हो रही है, एक जगह से दूसरे जगह ये जा रही है। ठीक है, तो इस फ्लोइंग वाटर को ये क्या कर रहा है, डैम एक जगह ब्लॉक करके वो क्या कर रहा है, उसको वहां पर स्टोर करते जा रहा है। ठीक है, तो इसको इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाटर रिजर्वायर, क्योंकि वाटर यहाँ से ऐसा फ्लो होते हुए आपको मिलेगा, इधर रिवर एंड से वाटर क्या होगा, फ्लो होके मिलते जाएगा, और डैम के थ्रू आप क्या करोगे, इस पूरे वाटर को स्टोर करोगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, या वाटर स्टोरेज भी बोल सकते हो, या इसको बोल सकते हैं वाटर रिजर्वायर। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, वाटर रिजर्वायर। ठीक है, तो ये डैम के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, ये डैम की जो हाइट है, सपोज अपन अगर ऐसा देखें तो पानी जो है, वाटर जो है वो ऐसा ऐसा फ्लो होके इधर क्या हो रहा है, वाटर रिजर्वायर में ऐसा जमा हो रहा है, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर आपने डैम को बना के रख दिया है। ठीक है, तो डैम को आपने जो बना के यहाँ पर रखा है वो बेसिकली क्या कर रहा है, ये ऐसा डैम हम बना देते हैं, यहाँ पर ऐसे इसके गेट्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये डैम कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पर रिवर एंड से जो वाटर मिल रहा है उसको वो कलेक्ट करते जा रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर उसको कलेक्ट करते जा रहा है, और एक बहुत ही बड़ा वाटर रिजर्वायर बना रहा है, जहाँ पर वो वाटर को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। अब ये डैम का जो कंस्ट्रक्शन है वो आपके बेस मतलब अगर हम लोग देखें तो जमीन से मतलब जो हाइट होती है वो काफ़ी ऊंची ली जाती है। कहने का मतलब डैम का रिक्वायरमेंट ये है कि आप अगर नदी को फ्लो करोगे तो नदी सीधे सिंपल ये क्या हो रहा है कि आपके मतलब ज़मीनी एरिया से ये होते हुए क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ज़मीनी एरिया से अगर फ्लो होगा तो इसको टरबाइन को दोगे तो उतना आपको मिलेगा नहीं, इसकी जो उतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर बहुत ही लो होगी, और यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, बट लो क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, यहाँ पर लो है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि इस डैम का वाटर इतने ऊंचे हाइट लेवल तक पहुंच जाए, ताकि उसको जब आप इसको जब ऊपर से जब नीचे गिराओगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, जिसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और यही काइनेटिक एनर्जी को आपको क्या करना है, वाटर की इसी काइनेटिक एनर्जी को आप यूज़ करोगे किसमें, टरबाइन को, जो उसको क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। तो बेसिकली क्या करता है, ये डैम वाटर रिजर्वायर को एक पर्टिकुलर हाइट में सारे वाटर को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, और वाटर को स्टोर करने के बाद उसकी धीरे धीरे क्या होती है, हाइट पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही है कि mgh। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मास ऑफ वाटर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप वाटर को क्या कर रहे हो, रिवर के थ्रू आपको मिल तो रहा है, लेकिन इस वाटर को आप एक पूरे रिजर्वायर में क्या कर रहे हो, कलेक्ट करते जा रहे हो। तो इससे बहुत बड़ा वाटर स्टोरेज आपका एक ऐसा कैशमेंट एरिया बन गया, जहाँ पर बहुत बड़ा कैशमेंट एरिया ऐसा बना है जहाँ पर वाटर को आप क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। ठीक है, वाटर को स्टोर कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसका मास भी बढ़ेगा। मास के साथ आप देख रहे हो कि आप इसको हाइट पे रखे हुए, ठीक है, ये एच यहाँ पर क्या है, हाइट है, तो इस हाइट पर आपने क्या किया, इसको सेट करके रखा हुआ है। और इस हाइट पे अगर सेट करके रखोगे, हाइट क्या है, इंक्रीज्ड है, मास भी क्या है, इंक्रीज्ड है, और जो ये जो जी है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो ग्रेविटी के इफेक्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हाइट भी इंक्रीज्ड है, मास भी इंक्रीज्ड है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट रिजर्वायर, दैट वाटर रिजर्वायर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, अब डैम के थ्रू
ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, डैम में आपने क्या कर लिया, डैम में आपने ये देख लिया कि भाई डैम से हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोगों ने वाटर रिजर्वायर बनाया है। तो डैम यहाँ पर देख लेते हैं, डैम बेसिकली यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर डैम बनाए हैं और ये जो डैम है वो हम लोगों को क्या कर रहा है, ये फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है ताकि हम लोग एक हाइट पे क्या कर सकें, वाटर को कलेक्ट कर सकें और वाटर को हम लोग यूटिलाइज कर सकें और इस वाटर का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको अपन टरबाइन में फेड कर सकें। अब इसके थ्रू, डैम के थ्रू क्या होता है कि ये आपको एक और चीज़ क्या करेगा, हेल्प करेगा, क्या, टू इंक्रीज द वर्किंग हेड ऑफ द पावर प्लांट। मतलब पावर प्लांट को एक पूरे हाइट में, वर्किंग हेड में या एक अच्छे हाइट में बनाने में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन हो गया डैम का भी। ठीक है, डैम का भी ये हो गया। अब डैम के पास देखो हम लोगों को जो पानी मिल रहा है, वहाँ पर डैम के पास जो पानी मिल रहा है वहाँ पर हम लोगों ने कुछ और फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की हैं। यहाँ पर मैंने नहीं बनाया है। यहाँ पर हम लोग डैम के एंड में क्या करेंगे, पेनस्टॉक से पहले और डैम के इधर, ठीक है, हम लोग एक प्रोवाइड करेंगे क्या, ट्रैश रैक, है ना, ट्रैश रैक हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ट्रैश रैक क्या करेगा, बेसिकली जो वाटर यहाँ से आया है उस वाटर में जितने भी जैसे वाटर बॉडीज हो गए या कुछ डैम से अगर कुछ मतलब ऐसा भी होता है कि हम लोगों को ऐसा पानी भी देखने के लिए मिलता है जिसमें वो जो पॉल्यूटेड होता है, क्योंकि आजकल नदी का पानी भी बहुत ही पॉल्यूटेड होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को बहा दिया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को जो पानी मिले, जो वाटर मिले, वो मतलब क्या हो सके कि इन सारी चीज़ों से प्यूरिफाई होकर मिले या फिल्टर्ड होकर मिले। ठीक है, तो फिल्टर करने का काम जो करता है वो ट्रैश रैक करता है। ट्रैश रैक बेसिकली क्या है, आयरन मेड एक स्टील बार्स होते हैं, है ना, ऐसा आयरन मेड क्या होगा, ऐसा स्टील बार जो होता है वो ऐसा यूज़ होता है जहाँ से ये पानी क्या होता है, खाली फिल्टर होके आपको आगे मिल जाता है। ठीक है, और ये ट्रैश रैक का जो ट्रैश रैक जो बनता है वो स्टील से बना होता है, मेड ऑफ स्टील। ठीक है, ये स्टील से बना होता है। ठीक है, तो ट्रैश रैक क्या कर रहा है, ट्रैश रैक ये करेगा कि प्रिवेंट एंटरिंग ऑफ एंटरिंग जो होगा पानी यहाँ से जितना इनलेट हो रहा है उसको वो क्या करेगा, फिल्टर करेगा। फिल्टर करने का ये मतलब है कि ये हमारे जो विकेट गेट्स हैं, जो टरबाइन रनर्स हैं, उसको ये डैमेज ना कर सके। अगर अपन यहाँ पर ट्रैश रैक ना दें तो ये वाटर विदाउट फिल्टरेशन क्या होगा, चला जाएगा और टरबाइन फैन को, ये टरबाइन फैन पे अगर कोई भी एडिशनल चीज़ें जैसे हो गई कुछ मतलब यहाँ से बहता हुआ कुछ अगर कहना चाहिए कुछ कचड़े वचड़े अगर पहुँच गए टरबाइन फैन के एंट्रेंस में, तो टरबाइन फैन को क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय कर सकता है या टरबाइन फैन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम लोगों ने ये ट्रैश रैक लगा के रखा है। यहाँ पर एक और चीज़ है, 4 बे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक और चीज़ हम लोगों को देखना है, 4 बे। तो यहाँ पर वो 4 बे हम लोगों ने यहाँ पर बना के रखा होता है, 4 बे। अब ये 4 बे बेसिकली क्या होता है, 4 बे में आप क्या करोगे, ये एक ऐसी एनलार्ज बॉडी है जहाँ पर वाटर को पेन स्टॉक से पहले जस्ट अप स्ट्रीम लेवल पे इसको रखा जाता है ताकि पेन स्टॉक में आप इसको क्या कर सको, 4 बे के थ्रू पानी को ऐसे थोड़ा सा ऊपर रख कर आप स्ट्रीम प्रोवाइड कर सको। ठीक है, 4 बे ये क्या करता है कि रिजर्वायर से क्या करेगा, ये वाटर को टेम्पररी स्टोर करके रखेगा। टेम्पररी क्या करेगा, ये स्टोर करके रखेगा। चाहे तो आप डैम से सीधे पेन स्टॉक में क्या कर दो, वाटर फ्लो करा सकते हो, लेकिन 4 बे से क्या होता है, आप इसको क्या कर रहे हो कि टेम्पररी एक वाटर स्टोरेज रिजर्वायर बना रहे हो या एक आपने टेम्पररी रिजर्वायर बनाया है जहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि टेम्पररी अगर रिजर्वायर बनाओगे तो ऐसा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि बेस लोड तो चल रहा है, बेस लोड के साथ साथ अगर कभी पीक लोड आता है तो यहाँ पर के पानी को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर के वाटर को आप रिलीज करोगे तो यहाँ पर से जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है पेन स्टॉक के थ्रू जो वाटर जाएगा वो क्वांटिटी ऑफ वाटर बढ़ जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर बढ़ता है तो टरबाइन का फैन और भी ज़्यादा स्पीड से घूमेगा। ठीक है, और टरबाइन एक्चुअली टरबाइन का जो फैन स्पीड है या टरबाइन का जो फैन टॉर्क है वो बढ़ेगा और उसके थ्रू जो प्राइम मूवर है, शाफ्ट जो कनेक्ट है, वो भी क्या होगा, यहाँ से ऑल्टरनेटिंग एंड में इजीली उस मतलब पीक लोड को क्या करेगा, पीक लोड को प्रोवाइड
कर सकता है, पीक लोड को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो जब भी पीक लोड की रिक्वायरमेंट होगी तो आप 4 वे से क्या कर दो, वाटर को हमको रिलीज कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सर्ज टैंक है। सर्ज टैंक क्या है? सर्ज टैंक एक ऐसा लार्ज सिलेंड्रिकल टैंक है जो क्या प्रोवाइड करता है हम लोगों को डाउनस्ट्रीम एंड पर, पेनस्टॉक पर ये डाउनस्ट्रीम हम लोगों को वाटर को अवेलेबल कराएगा। तो ये सर्ज टैंक है, यहाँ पर पेनस्टॉक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी पानी इसमें, मतलब जैसे पेनस्टॉक में यहाँ पर सर्ज टैंक से यहाँ से जो पानी आती है, तो पानी जो आता है उसको हम लोग कुछ अमाउंट में हम लोग क्या करते हैं, ये सर्ज टैंक में ऐसा भर देते हैं। अब सर्ज टैंक की देखो हाइट और भी ऊंची हो जाती है, तो ये जब इसको यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये पर्टिकुलरली क्या करेगा, हमारे जो प्लांट है उसके प्लांट के हेड को इंक्रीज करेगा, मतलब प्लांट की हाइट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो प्लांट हाइट को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने ये सर्ज टैंक प्रोवाइड किया है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि वाटर जो फ्लो होता है उसके रेगुलेशन को, बेटर रेगुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जब भी लोड सिस्टम हम लोगों का फ्लक्चुएट होगा, है ना, लोड सिस्टम जब हमारे पास फ्लक्चुएट होगा, कभी बेस लोड मिल रहा है तो कभी हम लोगों को पीक लोड मिल रहा है, तो बेस लोड और पीक लोड को मेंटेन करने के लिए सर्ज टैंक आपने क्या किया है, प्रोवाइड किया है। जैसे देख रहे हैं, जैसे जितनी ज़्यादा हाइट होगी पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा वाटर का, और पोटेंशियल जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा अपने को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो और ये भी करेगा कि बेस लोड से पीक लोड अगर सडनली चेंज होता है तो सडन जो लोड का चेंज है, उस सडन चेंज को हम लोग किससे मेंटेन कर सकते हैं, सर्ज टैंक से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, इसमें जो एक्स्ट्रा वायर हम लोग एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने वाटर कंटेंट रखा हुआ है, जब भी ऐसा अनसर्टन कंडीशन हम लोगों को मिलेगा तो सर्ज टैंक से क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वाटर को हम लोग रिलीज कर देंगे। ठीक है, अब ये हम लोगों को एक और, मतलब हम लोगों ने देखा क्या कि ये हम लोगों को हैमर इफेक्ट से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। हैमरिंग इफेक्ट कहने का मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों का लोड क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, मतलब सडन चेंज हो रहा है। तो सडन चेंज जो होगा वो टरबाइन पर कहीं ना कहीं क्या करता है, इफेक्ट डालता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हैमरिंग इफेक्ट ऑफ एट द टरबाइन, एंड हम लोग इसको क्या करते हैं, सर्ज टैंक बनाकर उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि सर्ज टैंक कंट्रोल क्या करता है, प्रेशर। ठीक है, अगर ये लोड अगर आपका मतलब वेरी होगा तो आप क्या करोगे, अपने वाटर फ्लो को, या जो प्रेशर वेरिएशन होगा वाटर फ्लो का, उसको हम लोग सर्ज टैंक के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम लोग ये हैमरिंग इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि हैमर इफेक्ट होता है, जिसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ सर्ज टैंक। ठीक है, आप पेन स्टॉक को देख लेते हैं। पेन स्टॉक बेसिकली 2 टाइप के मटेरियल से बना सकते हो आप। ये बन सकता है या आरसीसी से बना सकते हैं, और या तो फिर इसको स्टीलमेट भी बना सकते हैं। स्टीलमेट जो पाइप्स होती हैं उससे भी बना सकते हैं आप। ठीक है, और ये जो पेन स्टॉक है वो 2 तरीके से मिल सकता है। एक तो ओपन कंडक्ट से, ठीक है, ओपन कंडक्ट से, या तो फिर अपन देख सकते हैं क्लोज्ड। ठीक है, अगर ओपन जैसे नहर नाली टाइप अगर बना दिए तो वो ओपन कंडक्ट कहलाएगा। और अगर आप उसको किसी बंद पाइप में अरेंज करते हो, ये पेन स्टॉक को किसी बंद पाइप से ऐसा अरेंज करते हो, तो वो कहलाएगा क्लोज्ड कंडक्ट। ठीक है, तो ये पेन स्टॉक हो गया। तो पेन स्टॉक में बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसा एक पाइप प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको क्या करेगा, सर्ज टैंक से जो वाटर है उसको टरबाइन तक फ्लो कराने में आपको मदद देगा। एक पाथ प्रोवाइड करेगा ताकि वाटर जो है वो सर्ज टैंक से कहाँ तक पहुँचाया जा सके, टरबाइन तक पहुँचाया जा सके। अब ये पेन स्टॉक हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर 4 वे से भी क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि इट सप्लाइज वाटर टू द टरबाइन फ्रॉम द सर्ज टैंक, और 4 वे ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने बताया कि जैसे ये कंक्रीट और स्टील का बना होता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि हम लोग इसको बेसिकली क्या करते हैं, डिज़ाइंड ऐसा पाइप टाइप का डिज़ाइन करते हैं ताकि ये वाटर को प्रेशरफुली क्या कर सके, फ्लो कर सके पाइप के
थ्रू, ठीक है। अब इसको जो है वो हम लोग जो सपोर्ट देते हैं इस पेनस्टॉक को, जो सपोर्ट देते हैं उसके लिए एक है एंकर ब्लॉक्स होता है, मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है। एंकर ब्लॉक से क्या करते हैं अपन इसको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हो गया एंकर ब्लॉक्स, ठीक है। एंकर ब्लॉक्स ऐसा बना रहता है, जो ऐसा बना रहेगा इधर इधर, जिससे आप इस पेन स्टॉक को क्या कर सकते हो, सपोर्ट दे सकते हो ऐसा, ठीक है। ये ठीक है। अब एक और पॉइंट है स्पिलवे। स्पिलवे क्या है? स्पिलवे क्या करेगा? स्पिलवे से थ्रू आप, स्पिल कहने का मतलब होता है जैसे पानी अगर ज़्यादा आपके पास वाटर रिजर्वायर में, अगर जैसे बारिश का दिन हो गया, बारिश के दिनों में क्या होता है, बारिश के दिनों में इन रिजर्वायर पे जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि पानी इतना ज़्यादा होता है कि वो छलकने लग जाता है। स्पिलवे कहने का मतलब है, स्पिल कहने का मतलब है जो पानी अगर ज़्यादा भर गया तो वो छलकने लगेगा, ठीक है। तो छलकने लगेगा तो क्या करेंगे हम लोग, स्पिलवे के थ्रू जो एक्सेस अमाउंट का वाटर है उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ से रिलीज कर देंगे, ताकि हम लोगों को फ्लड का कंडीशन देखने के लिए ना मिले, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, वाटर को डिस्चार्ज कर देगा, जो एक्सेस अमाउंट पे अवेलेबल है रिजर्वायर में, उस रिजर्वायर के वाटर को वो क्या कर देगा, स्पिलवे के थ्रू क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। अब बेसिकली आप देखिए टरबाइन एंड को, टरबाइन एंड में पेनस्टॉक के थ्रू वाटर जो फ्लो होके आया है, वाटर जो फ्लो होके आया है, तो उसमें क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी को आप देख रहे हो कि वो बहुत ही हाइट से जब डाउनफॉल होता है तो कहीं ना कहीं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और यही काइनेटिक एनर्जी टरबाइन एंड पर किस में कन्वर्ट कर दी जाती है, टरबाइन जो है वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। वो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में इसको आपको कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि टरबाइन के भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं, कि टरबाइन को कौन कौन सा टरबाइन हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए हम लोगों के पास है टरबाइन जो है हमारे पास, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सॉरी काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। तो टरबाइन हमारे पास दो टाइप के हैं, ठीक है। टरबाइन के हम लोग टाइप्स देख लेते हैं। एक होता है इम्पल्स टाइप, ठीक है, एक होता है इम्पल्स टाइप टरबाइन, और दूसरा होता है रिएक्शन टाइप टरबाइन, ठीक है। एक होता है इम्पल्स टाइप और एक होता है रिएक्शन टाइप। तो इम्पल्स टाइप में जो अपन टरबाइन को यूज करते हैं उसमें भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर होता है पेल्टन व्हील, ठीक है, पेल्टन व्हील टरबाइन। पेल्टन व्हील टरबाइन कैसा होता है, जैसे अपन ये ऐसा बकेट टाइप का बना होता है, और ये ऐसे उसके टरबाइन के फैन ब्लेड से ऐसा कनेक्टेड होता है, जिसमें क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही वाटर का ये ऐसा प्रेशर इधर होगा तो ये क्या करेगा, सॉरी वाटर जो है प्रेशरफुली और काइनेटिक एनर्जी जिसकी हाई है वो यहाँ पर आएगा। आने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये फोर्स क्रिएट करेगा, जितना ज़्यादा हाई प्रेशरली वो आएगा वो क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स क्रिएट करेगा और इस टरबाइन को क्या करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा। तो ये पेल्टन व्हील कुछ ऐसे इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पेल्टन व्हील टरबाइन है हमारे पास, किस पे, इम्पल्स पे। और पेल्टन व्हील जो है वो बेसिकली हम लोग अप्लाई करते हैं, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे किन तरीकों से, मतलब कैसे टाइप के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के लिए पेल्टन व्हील टरबाइन लेना है, कौन सा अगर पावर प्लांट है तो उसके लिए कैसा टरबाइन लेना है, ये हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। देखिए रिएक्शन में हमारे पास है फ्रांसिस, ये भी एक टरबाइन का टाइप है, फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है। फ्रांसिस टरबाइन ये भी मॉडर्न भी है और ओल्डर वर्जन भी है, तो फ्रांसिस टरबाइन हो गया। और यहाँ पर एक टरबाइन आपको और देखने के लिए मिलेगा, कैप्लान, ठीक है, कैप्लान, कैप्लान टरबाइन, ठीक है। तो देखिए इनको यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पर टरबाइन सेक्शन से ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टरबाइन सेक्शन से आप देख लीजिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। पेल्टन टरबाइन जो यूज होता है वो ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के लिए यूज होता है जहाँ पर हाइयर हेड हो और लो डिस्चार्ज हो, ठीक है। जहाँ पर क्या हो, हाइयर हेड हो, मतलब ऊंचाई ज्यादा है, हाइयर हेड हो, और फ्लो कैसा हो, लो डिस्चार्ज के साथ हो, ठीक है। वाटर का जो डिस्चार्ज लेवल है वो क्या है, लो हो,
मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी जहाँ पर कम हो, फ्लो जो है वो फ्लोइंग स्पीड जो वाटर की है वो लो हो, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, पेल्टन व्हील टरबाइन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रांसिस टरबाइन दिया हुआ है। फ्रांसिस टरबाइन जो है वो क्या करेगा, फ्रांसिस टरबाइन आपको मीडियम हेड पर देना है। ठीक है, मीडियम हेड मतलब आपको एकदम मध्यम ऊंचाई वाला जो प्लांट है वहां पर मीडियम हेड होगा, और मीडियम हेड के साथ इसके पास डिस्चार्ज भी कैसा होना चाहिए, मीडियम डिस्चार्ज होना चाहिए। ठीक है, मीडियम डिस्चार्ज होना चाहिए। ठीक है, मीडियम डिस्चार्ज ऑफ वाटर। ठीक है, अब देख लेते हैं कैप्लान जो टरबाइन है वो किसके लिए यूज होता है। तो कैप्लान जो टरबाइन है वो बेसिकली लो हेड के लिए और हाई डिस्चार्ज के लिए, ठीक है, हाई डिस्चार्ज के लिए और लो हेड के लिए यूज किया जाता है। तो इसको आप अच्छे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये जो सेक्शन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अक्सर करके इन्हीं टरबाइन के इर्द गिर्द और एफिशिएंसी के इर्द गिर्द रहता है। ठीक है, तो आप ये अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, टरबाइन एंड पे हम लोगों ने देख लिया कि टरबाइन क्या करता है, काइनेटिक जो एनर्जी है, वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे रहा है। अब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे रहा है, कहने का मतलब इस टरबाइन के टरबाइन फैन से कौन जुड़ा हुआ है, ये शाफ्ट जुड़ा हुआ है, और शाफ्ट से क्या है कि ये जनरेटर एंड जो है वो कनेक्टेड है। तो जैसे ही टरबाइन फैन रोटेट करेगा उसी के साथ साथ जनरेटर एंड में जनरेटर भी क्या करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा, और जनरेटर अगर ऑपरेटिंग कंडीशन में आ गया तो ये जनरेटिंग एंड क्या करेगा, इसी मैकेनिकल एनर्जी को जो विद द हेल्प ऑफ आपको शाफ्ट कनेक्टेड यहाँ पर टरबाइन से मिल रहा है, उसी मैकेनिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करके देगा किसमें, कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी किसमें चेंज होगा, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मिलेगी आपको, अब जो एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है उसको आपको लोड एंड तक पहुंचाना ही होगा, क्योंकि आप उसी हिसाब से क्या कर रहे हो, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हो। तो लोड एंड में पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, ट्रांसमिशन एंड में पहले भेजना पड़ेगा। ट्रांसमिशन एंड में आप क्या करोगे, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करोगे। ठीक है, और इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू आप, ये 3 फेज प्रोवाइड किया गया है, 3 फेज ट्रांसमिशन सिस्टम जो है, तो यहाँ पर ट्रांसमिशन एंड में इसको क्या कर दोगे, आप ट्रांसमिट कर दोगे। इन सारे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो प्रोड्यूस किया है उसको ट्रांसमिशन एंड तक इस स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रांसमिट कर दोगे, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड तक जाएगा और उसको अपन यूज कर सकेंगे, कंज्यूमर एंड तक वो यूज हो सकेगा। ठीक है, तो ये भी पूरा पावर प्लांट हम लोगों ने देख लिया। इसमें जो छोटे छोटे पोर्शंस हैं, मेन पार्ट्स जो हैं, उसको आपको बड़े ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के मैंने जितने भी नोट्स थे, जो मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बताया है, उसको हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया है, पूरा मैंने नोट कर दिया है। तो आप इस नोट्स के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बता दिया है कि इम्पल्स टरबाइन है, ये रिएक्शन टरबाइन है, तो कौन कौन से टरबाइन किसमें हैं। और यहाँ पर मैंने ये भी मेंशन कर दिया है, जो मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था, कि फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लान टरबाइन और पेल्टन व्हील जो टरबाइन है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, किस किस तरीके से यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अल्टरनेटर में थोड़ा सा एक और पॉइंट नोट किया है कि हाइड्रोलिक जनरेटर्स जो हैं वो लो स्पीड मशीन्स होते हैं ऑफ सैलिएंट पोल टाइप, हैविंग लार्ज पोल्स, लार्ज डायमीटर एंड शॉर्ट रोटर in length। ठीक है, और द स्पीड ऑफ जनरेटर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ टरबाइन मतलब टरबाइन की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी और स्पीड ऑफ जनरेटर थोड़ा ज़्यादा होगा, और स्पीड ऑफ जनरेटर अगर ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको ज़्यादा देगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बेसिकली हाइड्रो पावर प्लांट से अगर जनरेशन देखें तो 3.3 और 3.3 केवी का, ठीक है, जनरेटर एंड में जो है वो 3.3 केवी का होता है जनरेशन, और कहना चाहिए 11 केवी इन तक का भी जनरेट हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट के थ्रू क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है,
ये हो गया हमारा पूरा, हम लोगों ने हाइड्रो पावर प्लांट का वर्किंग के साथ हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि कैलकुलेशन कितना मिल रहा है। तो हाइड्रो पावर प्लांट के अगर पूरे इसमें देखा जाए तो एक ही हमारे पास कैलकुलेशन का एक ही मतलब फॉर्मूला है, ये P इज इक्वल टू जो पावर है वाटर पावर इक्वेशन जो है, तो वाटर पावर इक्वेशन P इज इक्वल टू W इंटू क्यू इंटू एच इंटू ईटा। अब यहाँ पर W क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन kg पर मीटर क्यूब। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये वाटर की डेंसिटी है, ये वाटर की क्या है, डेंसिटी है। वाटर डेंसिटी हम लोगों को कितना मिलता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर आप देखें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब पर सेकेंड में है। ठीक है, किस स्पीड से, मतलब ये वाटर हमको पर वॉल्यूमेट्रिक क्वांटिटी में हमको ये दिया रहेगा क्यू। एच जो है, एच क्या है, हाइट आपको दे रहा है, हाइट ऑफ फॉल एंड हेड इन मीटर। ठीक है, हाइट और लिख लो इसको, हाइट और फॉल एंड हेड इन मीटर। मतलब आप बेसिकली आप डैम को कितने हाइट पर बनाए हो, है ना, डैम को कितने हाइट पर आपने बनाया है, ये उसका हमको हाइट देना है इन यूनिट मीटर में। ठीक है, ईटा जो है वो है ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, पूरे पावर प्लांट की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो हम लोग यहाँ से ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या मिल गया कि पावर जो है, पावर P इज इक्वल टू स्पेसिफिक डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू व्हाट, इनटू हम लोग ने लिया रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, और ये है हाइट इनटू ओवरऑल एफिशिएंसी इनटू ये जो है हम लोगों ने 9.81। अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी को बनाएगा। ये कैसा, ये हो गया हम लोगों को यहाँ से मास यहाँ से हाइट, और हाइट से लेकर ये जी की वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, इंटू 10⁻³ हम लोग किलोवाट के लिए इसको मेंशन किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने वाटर पावर इक्वेशन भी दे दिया। एकमात्र यही फॉर्मूला है हमारे पास, इसी से तो एक न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं वाटर हेड कैसे निकालना है, ग्रॉस हेड कैसे निकालना है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया कि द डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल इज कॉल्ड द वाटर हेड, और ग्रॉस हेड में देख रहे हैं तो द टोटल हेड डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल इन हेड रेस अपस्ट्रीम साइड एंड टेल रेस। अच्छा, मैंने टेल रेस को यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया, थोड़ा सा ये है ना। यहाँ पर देख लीजिए कि टेल रेस कहाँ पर होता है। टेल रेस मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताया, जो वाटर यहाँ से डैम के थ्रू पेनस्टॉक से होते हुए जो वाटर यहाँ से टरबाइन तक पहुँचता है, तो उस टरबाइन पर जो वाटर होता है उसको अपने को डिस्चार्ज करना होता है। तो वो डिस्चार्ज करने के लिए जो आपने पाथ प्रोवाइड किया है वो क्या है, टेल रेस। वो क्या है, टेल रेस। ठीक है, तो ये भी नोट्स में आपको अवेलेबल है। ठीक है, नाउ ये भी हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कि ग्रॉस हेड कैसा होता है। नेट हेड और इफेक्टिव हेड अगर देखें तो ग्रॉस हेड माइनस हेड लॉस इन कन्वेयर सिस्टम फ्रॉम हेड रेस टू एंट्रेंस ऑफ द टरबाइन ड्यू टू फ्रिक्शन। क्योंकि आपने पेन स्टॉक में आरसीसी और ये स्टील मेड ये सब प्रोवाइड किया है, तो उसके फ्रिक्शन की वजह से हाइट में होने के बावजूद भी जो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉसेज होते हैं वो अपने को देखना है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट आपका हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, अगर अपन कॉस्ट के हिसाब से बात करें, ठीक है, कॉस्ट के हिसाब से अगर बात करें तो कॉस्ट में अगर देखा जाए तो कैपिटल कॉस्ट जो होता है हाइड्रो पावर प्लांट का हाई होता है। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट जो होगा वो हाइड्रो पावर प्लांट का क्या होता है, हाई होता है। कैपिटल कॉस्ट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, अब हाई इतना भी हाई नहीं होगा एज कंपेयर टू, अगर अपन थर्मल पावर प्लांट के कैपिटल कॉस्ट से अगर इसको कंपेयर करें तो ये उससे हाई है। बट कैपिटल कॉस्ट जो ओवरऑल जो हाई कैपिटल कॉस्ट देता है वो देता है आपको न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो सबसे ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट का होता है। ठीक है, ठीक, बाकी तो हाइड्रो पावर प्लांट का जो कैपिटल कॉस्ट है वो हाई होता है एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, रनिंग कॉस्ट की भी बात करें तो रनिंग कॉस्ट कहीं ना कहीं हाइड्रो पावर प्लांट की कम होती है। रनिंग कॉस्ट जो है
हाइड्रो पावर प्लांट की क्या होती है, कम होगी, लेस। ठीक है। ट्रांसमिशन कॉस्ट की अगर बात करें, ठीक है, ट्रांसमिशन कॉस्ट की बात करें तो ट्रांसमिशन क्या है, ये हिली एरिया में होता है, तो ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा क्या करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। पहाड़ी इलाके में होता है तो वहाँ से ट्रांसमिशन सिस्टम का जो अरेंजमेंट है उसका हम लोग अगर अरेंजमेंट करते हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो अगर ट्रांसमिशन कॉस्ट अगर पूछें आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, तो ये क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, ये क्या होगा, हाई होगा। ठीक है। अगर थर्मल पावर प्लांट के बारे में अगर बोलें कि ट्रांसमिशन कॉस्ट उसका कैसा है, तो थर्मल पावर प्लांट का जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो क्या होता है, लेस होता है। क्यों? क्योंकि थर्मल पावर प्लांट को आप क्या करते हो, नियर टू द लोड सेंटर ही कनेक्ट करते हो, ज़्यादा दूर आपको उसको ट्रांसमिशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुरंत ही वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड में आपको मिल जाएगा। इसलिए उसका जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो क्या होता है, लो होता है। ठीक है। अगर अपन बात करें कि ओल्डेस्ट जो हाइड्रो पावर प्लांट है, तो ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट हम लोगों को इंडिया में जो मिला है वो शिवा समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जो कहाँ पर है, दार्जिलिंग में है। ठीक है। तो ये सारे जो जीके बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, है ना, चाहे वो इंस्टॉलिंग कैपेसिटी का होगा या ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट का होगा या कोल माइंस के बारे में होगा, वो सारे जो हैं वो आपको नॉन टेक कोर्स के अंतर्गत हमारे ऐप पर मिल जाएगा। तो आप उससे भी क्या कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक। तो अगर हम लोग थोड़ा सा मैं ही डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर टोटल इंस्टॉलिंग कैपेसिटी जो है हमारे पावर प्लांट्स की वो कैसी है। तो अगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर बात करें तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया है वो है हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे पास है 3,84,116 मेगावाट, 116 मेगावाट। ठीक है। और ये हमेशा क्या होता है, वेरी करते रहता है, क्योंकि साल दर साल बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के प्रोजेक्ट बनते हैं। वो जैसे ही ऑपरेटिंग कंडीशन में आता है तो जनरेटिंग यूनिट में क्या होता है, वो जनरेटिंग यूनिट में आपको प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑपरेटिंग कंडीशन में है, इसलिए उसको इसमें क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो ये हर बार क्या होता है, चेंज होते जाता है। अगर इस रिकॉर्ड की बात करें तो ये 30 जून 2021 के रिकॉर्ड के हिसाब से है। ठीक है, 3,84,116 मेगावाट। ठीक है। अगर इसमें थर्मल पावर प्लांट का शेयर देखें, बेसिकली अगर थर्मल पावर प्लांट का अगर पूरा ओवरऑल इंडिया में अगर शेयर देखें तो 60% शेयर जो होता है वो थर्मल पावर प्लांट का होता है। ठीक है। जनरेशन के हिसाब से अगर देखें तो थर्मल पावर प्लांट का जो टोटल जो शेयर है वो कितना है, 60%। ठीक है, थर्मल पावर का 60% है। तो इसमें देख लेते हैं कोल का कितना है ना, लिग्नाइट के थ्रू कितना है, ठीक है, गैस के थ्रू कितना है वो भी, और ऑयल के थ्रू या डीजल के थ्रू अपन ले लेते हैं तो ये उसके थ्रू कितना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है वो है 2,02,005 मेगावाट आपका कोल के थ्रू है। ठीक है, बहुत बड़ा हिस्सा है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। कम से कम पूरे टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 60% हिस्सा आप कोल माइंस के थ्रू ही ऑपरेट करते हो। इसीलिए पूरा थर्मल पावर प्लांट का जो ओवरऑल वेटेज है वो शेयर जो है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है। लिग्नाइट के थ्रू है 6,620 मेगावाट। ठीक है। गैस के थ्रू जो आपको मिल रहा है वो है 24,924 मेगावाट, और डीजल पावर प्लांट के थ्रू आप जो देख रहे हैं वो खाली है 510 मेगावाट, क्योंकि अब ये सारे जो सोर्सेज हैं, है ना, ये सारे रिसोर्सेज अब कम होते जा रहे हैं, तो इसका इंस्टॉल कैपेसिटी भी हमारे पास कम है। धीरे धीरे अब ऐसा होगा कि ये सारे जो इंस्टॉल कैपेसिटी में थर्मल पावर प्लांट का जो शेयर है वो धीरे से डिक्रीज होगा, क्योंकि अब अब ये क्या हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का चल रहा है। ठीक है। तो उसमें भी देख लेते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है हम लोगों को क्या मिल रहा है, वो नॉन
सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू ही मिल रहा है। तो इसके थ्रू जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 46,322 मेगावाट की है। ठीक है, न्यूक्लियर का अगर देखा जाए, ये इसमें नहीं आएगा, ये अपन शामिल कर सकते हैं किसमें, RES में, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर का जो पावर प्लांट का शेयर है वो है हमारे पास 6780 मेगावाट का। ठीक है, 6080 मेगावाट का है। ठीक है, और 6780 मेगावाट का है। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू, जैसे सोलर हो गया, टाइडल हो गया, विंड फार्म हो गया, इनके थ्रू जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो हमारे पास है 96,956 मेगावाट। और इन फ्यूचर इसी पर हमको जोर देना है कि इन फ्यूचर क्या होगा, इसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के जो पावर प्लांट्स हैं उनका शेयर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी इसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ओरिएंटेड हैं। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे इंडिया में, ये पूरा जो केस है वो ओवरऑल इंडिया का केस है। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अपने को मिलेगा 3224.7 समथिंग मेगावाट ऐसा है। ठीक है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 3224 मेगावाट। ठीक है, तो ये मैंने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बारे में तो आपको बता दिया कि ओवरऑल इंडिया में कैसा है। ये ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो जून एंड तक का है। ठीक है, तो आप लोग जब भी प्रिपरेशन करेंगे तो एक बार इसको और रीवेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अब इस नेक्स्ट क्लास में, ये अब हमारे इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और किसके बारे में देखा, थर्मल पावर प्लांट के बारे में देखा। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग सेकंड पार्ट में, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट का, डीजल पावर प्लांट का, सोलर, विंड और ये टाइडल का। ठीक है, तो इन सारे को अपन फिर से सेकंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर वॉच करिएगा, ज़रूर देखिएगा, उससे इसका सेकंड पार्ट। तो ये पूरा सिलेबस जो है, पावर जो प्लांट्स का जो सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।